नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026 यहाँ पे, ठीक है ना। और आज का जो सेशन है वो है सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 और 2। देखो, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। प्रैक्टिस सेशन, जो प्रैक्टिस सेशन है यहाँ पे ये है भैया आपका 35। जी हाँ, 34 तक कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। ओके, दैट्स इट। एक मिनट रुकिए, बस पहुँचने वाले हैं आपके पास। चलो भैया, चलिए 34, हाँ ये हो चुका है। हाँ, 35 पार्ट से आज, ठीक है ना। आज यहाँ पर पार्ट से 35, ओके यहाँ पर। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपको बिल्कुल ये फ्री में पीडीएफ चाहिए, कोई भी यहाँ पर जो है पैसा वैसा नहीं है, ओके बिल्कुल फ्री में, तो ये यहाँ पर जो है पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा यहाँ पर 7505890761, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए। क्लियर है ना? तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और बहुत ही अच्छे से सिंपली भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। क्लियर? चलिए, और देखो क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाली द ग्रेट यहाँ पे पोजीशंस। ओके, सो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या मानकीकृत पाठ्यक्रम है, क्या मूर्त पुरस्कार देना, क्या सहकर्मी सहयोग, या फिर सामाजिक अलगाव? देखो, वाइगोत्स्की की बात हुई है तो वाइगोत्स्की यहाँ पे बहुत ही जाने माने, बहुत ही फेवरेट, बहुत ही हुंदा, बहुत ही ग्रेट क्या माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, ठीक है ना। और अगर हम वाइगोत्स्की साहब की बात करते हैं तो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं, अपने समाज में अंतः क्रिया करके उस माध्यम से बच्चे सीखते हैं, विचार विमर्शों से और संप्रेक्षण के माध्यम से, ठीक है ना। तो बताना है इनमें इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है। ऑप्शंस देखो, मानकीकृत पाठ्यक्रम। देखो, मानकीकृत की बात करते हैं, मानकीकृत सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड्स है, और कभी भी ये मूर्त पुरस्कार देना या फिर पुरस्कार की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स हुआ। और क्या कह रहे हैं कि समाज से अलग कर दो, ठीक है, कि भैया यहाँ पर देखो ऐसा होता है कि समाज में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, तो जो बुरे लोग हैं उन्हें समाज से अलग कर दो, या फिर इनको जबरन समाज से अलग कर दो। क्या ऐसा यहाँ पर कहते हैं वाइगोत्स्की? बिल्कुल नहीं, अलग होने की बात नहीं करते, बिल्कुल सहयोग की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? सहकर्मी सहयोग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सहयोग की। अब आप देखो, आप दो फ्रेंड्स हैं, आप और आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर आप जो है मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। किसको? मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो मानो कि आपको आता है थोड़ा हल्का फुल्का, लेकिन इस बंदे को बहुत अच्छे से मैथ आता है। ओके, तो अब यहाँ पर आप भी और ये भी दोनों मिलके मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी भी हेल्प होगी। और ये बंदा, अब आपको अगर कम मैथ्स आता है तो ये बंदा सॉल्व करेगा यहाँ पे इस मैथ को, और आपको समझाएगा भी, बताएगा भी। तो बताइए, सहयोग से ही तो आपने सीखा, और अब आप सहयोग के माध्यम से इस सम्स को करना भी जान गए और सीख भी गए। ओके, सारी चीज़ें आपको बता दें। तो यही कहते हैं वाइगोत्स्की कि बच्चे या फिर कोई भी हो, हमेशा सहयोग से ही सीखते हैं। और सही बात ही बताओ, क्या जीवन में आप अकेले कभी कुछ कर पाओगे? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है 4 वर्ष की। देखो, 4 साल की लड़की है, 4 साल की लड़की अर्पणा कहते हैं कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी सल्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की क्या विशेषता है? परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन है, या फिर यहाँ पे पारगमनात्मक तर्क है, फिर जीववादी चिंतन है, या फिर केंद्रीयन है। तो जीन प्याजे, सो द ग्रेट यहाँ पे जो है क्वेश्चन है। और जीन प्याजे की बात करते हैं तो जीन प्याजे साहब यहाँ पर, अगर देखो जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। 4 इन्होंने अवस्थाएं बताई, संवेदीगामक अवस्था, और पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। इनका जो सिद्धांत है ना, इतना ग्रेट है भैया, क्या बात बताए, बहुत ही सुपर है। जो रियल जो बच्चों से लेके बड़ों बंदों तक यहाँ पर उनके बीच की एक्टिविटीज होती है, से वही पॉइंट्स बिल्कुल सच्चे, ट्रू एकदम जीन प्याजे ने अपने सिद्धांत में बताए हैं। अब देखो, एक लड़की 4 साल की है, एक लड़की 4 साल की, और क्या कह रही है कि उसकी जो शर्ट है
लड़की की जो शर्ट है, शर्ट उसने पहनी हुई है तो शर्ट पे बटन लगे हुए हैं। तो बटन क्या है, वो जिंदा है। कह रही कि मेरे बटन जिंदा है, मेरे कपड़ों को इन्होंने बांध कर रखा है, मेरी शर्ट को इसने बांधने में मदद की है, इसलिए बटन को जिंदा कह रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम अभी जो है और ऑप्शंस की बात करते हैं और जो है उदाहरण की बात करते हैं। जैसे कि आप गुड़िया से खेल रहे हैं और गुड़िया के बाई चांस एक हाथ अलग हो गया या उसकी गर्दन जो है यहाँ टूट गई है ना, निकल गई गर्दन, या फिर एक पैर इधर से निकल गया, फिर एक हैंड इधर से निकल गया, ठीक है। तो बताइए क्या कहते हैं बच्चे कहते हैं कि फिर अपनी मम्मा को, मम्मा देखो तो गुड़िया को दर्द हो रहा है, इसे पेन हो रहा है और ये जो है मर गई और इसका हाथ टूट गया, इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसको ये करो, इसके वो करो। और जब बच्चे खुद खाना खाते हैं तो गुड़िया को भी बोलते हैं कि तुम भी खाना खाओ, जब ना उन्हें नहीं पता निर्जीव और सजीव वस्तु भी कि ये निर्जीव वस्तु है फिर सजीव वस्तु है, इतनी नॉलेज उन्हें भी नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा क्या, इसको हम कहेंगे क्या, जीववादी सोच। तो इसे जीन प्याजे कहते हैं जीववादी सोच, कि जब बच्चा निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता, उस बीच की कड़ी को हम कहते हैं जीववाद। हम नहीं जीन प्याजे जी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है। आंतरिक वाक, वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक। देखो आंतरिक वाक का मतलब अगर हम बात करें, आंतरिक वाक किसे कहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आंतरिकवाद का मतलब होता है जब यहाँ पर आप खुद ही अपना कार्य करते वक्त खुद ही बड़बड़ा रहे, कोई दूसरा बंदा नहीं है, ना दो है ना तीन है, कोई नहीं है, ओनली चार दीवारी है और आप हैं यहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसे करते वक्त आपको कठिनाई हो रही है या फिर कुछ भी यहाँ पर, तो आप खुद ही बोल रहे हैं, देखो तो अभी मैंने ऐसे किया था फिर से खराब हो गया, ये किया था मैंने, देखो फिर से। मानो आप सिलाई करते हैं, कपड़े सिलते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, सिलाई करते हैं, तो आप भैया यहाँ पर कपड़े सिलते हैं, ओके। तो मानो यहाँ पे कपड़े सिलते वक्त कभी जो है कोई सूट गलत हो गया, क्या कपड़े सिलते वक्त कोई सूट गलत हो गया, तो आप खुद ही कह रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं और किसी के साथ नहीं, ना कोई बैठा हो आपके पास, खुद ही कह रहे हैं हाँ मैंने ये इधर वाली बाजू उधर गलत लगा दी, मैंने गलत जोड़ दिया इसको, मैंने ये सूट सही से नहीं कट किया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जब हम खुद ही बोलते रहते हैं वो होता है आंतरिक वाक। तो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेक्षण नहीं, दोस्त के साथ संप्रेक्षण नहीं, अपरिपक्वता का प्रतीक नहीं है, विकासात्मक देरी का संकेत नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, स्वयं अपनी सोच को एक नियंत्रित करने का तरीका है यहाँ पर, ठीक है ना। खुद ही भैया जब हम बड़बड़ाते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो हमारा होता है आंतरिक वाक। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होगी, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लैंक है। तो देखो भैया, पहले तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बात करें। हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने 9 प्रकार की यहाँ पर बुद्धि बताई है भैया। हार्वर्ड गार्डनर ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में डिफरेंट बुद्धि होती है। क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति में डिफरेंट बुद्धि होती है, ठीक है ना भैया। क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति में डिफरेंट बुद्धि होती है, ओके, यानी कि भिन्न भिन्न बुद्धि होती है। अब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप एक ही जो है बेस में, ठीक है ना, यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बताना है दर्शन शास्त्री के पास कौन सी बुद्धि है और मूर्तिकार के पास कौन सी बुद्धि है। तो देखो, दर्शन शास्त्री का मतलब होता है भाषिक तो नहीं होगा, भाषिक भी नहीं होगा, नहीं। दर्शन शास्त्री के पास है अंतः व्यक्ति बुद्धि। अंतः व्यक्तिक बुद्धि उसे कहते हैं जब हम खुद अपने विचार, अपनी सोच, अपनी क्षमता, अपनी गलती, अपनी अच्छाई, अपने गुण, अपने जीवन के बारे में स्वयं, हम जैसे कवि होते हैं और कवि भैया अपने बारे में, खुद के जीवन के बारे में ही जो है कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, अपने खुद के जीवन के बारे में, जो उनका खुद का जीवन है उसको देखते हुए। जब हम खुद अपने मन की बात को पढ़ने वाले होते हैं, चिंतन करने वाले होते हैं, तर्क करने वाले होते हैं, अपने मन को स्वयं, अपने आप को, यानी कि मैं हूँ कौन,
मेरा जीवन कैसा है, सारी चीज़ें जब समझने वाला बंदा होता है वो होता है अंतः व्यक्ति कहलाता है। तो दर्शन शास्त्री के पास में अंतः व्यक्ति बुद्धि होगी। अब ये मूर्तिकार के पास में देखो, मूर्तिकार आपने देखा है कि कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति बनती है, कि शिव भगवान की मूर्ति देखो कितने प्यार से, और जो है राम मंदिर में जो राम मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, कितने प्यार से बनाई गई है। और जैसे शिव भगवान की है, जैसे हमारे महापुरुष हैं महात्मा गांधी, जैसे अम्बेडकर जी, ठीक है, तो इनकी देखो मूर्ति कितनी अच्छी से संजो के बनाई है। तो भैया किसने बनाई? क्या आप बना दोगे? क्या मैं बना दूंगा? नहीं ना। जिसके पास जो है ये आपकी मूर्तिकार बुद्धि है, जिसके पास मूर्ति बनाने की कला है, वही तो बना पाएगा। क्या हम बना देंगे? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा भैया, हमसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, तो इसके पास में कौन सी बुद्धि है? दिक स्थान की बुद्धि है ना। आपने देखा है कि बिल्कुल शिव भगवान की मूर्ति, और कैसे भैया उनके पीछे सर पे जो स्नेक होता है सांप, उसको भी ऐसे यूं, ठीक है ना, फड़ा उठाकर लटकाया, फड़ा उठाकर बैठाया गया है। तो बताइए भैया, ठीक है। तो सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन डी यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैं के दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, या फिर शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले हैं। तो आंतरिक आरोपण देखो, अगर हम विफलता की बात करें तो विफलता के दो यहाँ पर आरोपण होते हैं, आंतरिक एक बाहरी। बाहरी आरोपण ये होता है, देखो जैसे आप सीटेट का पेपर दोगे, ओके, और देखो जिसका क्वालिफाई नहीं होगा ना, पता क्या कहेंगे? मेरी तो किस्मत ही खराब है, 2-3 बार 4 बार दे लिया लेकिन फेल ही होता हूँ हर बार, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। और या फिर ये कहेगा हाँ ये पढ़ाने वाले यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं वो बेकार पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं, यानी कि आप लोग हमको दोष दे रहे हैं, भगवान को दोष दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को दोष नहीं दे रहे हैं। तो वो बाहरी आरोपण होता है, ठीक है, विफलता का। लेकिन आंतरिक आरोपण का मतलब ये होता है, आंतरिक आरोपण में दोस्त नहीं भटका रहे हैं, नहीं आप यहाँ पे शिक्षक का कठोर, ठीक है ना, तरीका है पढ़ाने का, नहीं शिक्षक पक्षपाती है, ये होगा आपका बाहरी आरोपण में। बल्कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की, मैंने मेहनत से पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं फेल हुआ हूँ। अगर सीटेट क्वालिफाइड नहीं होगा तो आपकी मेहनत की कमी रह जाएगी, इसलिए आपसे पास नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंतरिक आरोपण का मतलब ही होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? तो देखो संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, आप बता देंगे। संज्ञा जिन व्यक्ति वस्तु का देखो व्यक्ति वस्तु इन सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और क्रिया क्या होती? कार्य करने वाला। तो बस आपने इसके बीच का संबंध बता दिया छोटी सी लाइन में। क्रिया की परिभाषा बता दी, जो क्रिया की परिभाषा होती है सेम वही उसी फॉर्म में। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं वो भी आप बता देंगे, अपने रूल्स है, ठीक है। लेकिन हमें वो एग्जाम्पल बताना है जिसके बहुत सारे यहाँ पर तर्क वितर्क होने चाहिए, सोच विचार होने चाहिए अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से। उसमें होगी कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण है बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़की के बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो देखो बहुत कम उम्र में भी दुनिया भर में अधिकांश संस्कृति में लड़कियां गुड़िया और खिलौने के रूप में खेलती है, जबकि लड़के कार और गुड्डे से खेलते हैं। ये सही बात है। देखो छोटे से बच्चे हैं, आपको पता है कि जब यहाँ पे जो है लड़की है या फिर लड़का है, छोटे छोटे से बेबी है, ठीक है ना, मान के चलिए 2 से 5 साल के बीच में, इस तरह से। ओके,
तो आप कहेंगे कि भैया लड़के के लिए आप सामान खरीद रहे हैं बाजार से, तो आप कहेंगे कि मुझे लड़के के लिए कार लेनी है, मुझे लड़के के लिए गुड्डा लेना है, और ये वो जो लड़की है, लड़की के लिए मुझे अच्छी सी गुड़िया लेनी है, जो है डॉल लेनी है, उससे खेलेगी। ठीक है, यानी कि ये समाज ने, संस्कृति ने पहले से ही तय किया हुआ है कि भैया लड़की और लड़के किस सामान से खेलेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है, लड़की भी गुड्डे से खेल सकती है और लड़का यहाँ पे गुड़िया से भी खेल सकता है। क्लियर है ना? चलिए, तो बिल्कुल सही बात है, ये शुरू से ही ये चीज़ें रहती है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति के अपेक्षाओं के आधार पर लड़की के बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। सही बात है, दोनों ही कथन राइट है। भैया हमारे समाज में ये कहते हैं ना कि लड़की ये कार्य करेंगी, ये लड़के वो कार्य करेंगे, तो भैया हमारे समाज में पहले से ही ये धारणा संस्कृति के अनुसार बनाई हुई है। नेक्स्ट अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक क्या है, प्रमुख घटक है। तो टीचर्स और साथी जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल, जब टीचर्स और स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे जो टीचर्स है और जो स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, जब आपस में विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, एक दूसरे से समस्या सॉल्व करते हैं, तो इससे बेहतरीन सीखना तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल बेस्ट है। और सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का है, बिल्कुल सामाजिक, जब आप अपने समाज के संपर्क में रहते हैं, समाज के साथ अनुकूलन करते हैं, ठीक है, समाज के साथ समायोजन होते हैं, तब भी आप सही तरीके से सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, अपने समाज में सही गलत अच्छा बुरा। सो यहाँ पर होगा सी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है, आपको पता है वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं भाषा को। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले बच्चा भाषा सीखेगा, बाद में उसमें विचार उत्पन्न होंगे। एक छोटा बच्चा खेल रहा है कार से, तो खेलते वक्त क्या करेगा, कार को इधर घुमाएगा कि मैं अब कार को इस साइड घुमाऊंगा, उस साइड घुमाऊंगा। फिर वही बच्चा जैसे आपका 7 साल का होता है, फिर वो बोलता नहीं, अपने मन ही मन विचार करता है, ओके, और बिना बोले यहाँ पर कार को कभी इधर घुमाता है, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, इस तरह से घुमाता रहता है। ठीक है, तो सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऐसी ये चीज़ गलत है, सारी चीज़ें अपने आप को, ठीक है ना, सभी को प्रभावित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, नो, बल्कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। बिल्कुल, जीन प्याजे तो वाइगोत्स्की तो सबसे पहले भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। पहले बच्चे में भाषा उत्पन्न होगी तभी तो जाके ज्ञान, नॉलेज, सारी चीज़ें यहाँ पर उनका डेवलप होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं को, ठीक है, उन पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे होता है ना कि भैया आप जो है समाज में आप किस तरह से अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। सब ये सोचते हैं कि भैया समाज में मेरा नाम अच्छा रहे, बुरा न हो, न मुझे कोई गलत कहे, न ही भैया जो है बहुत सारे पॉइंटेड आपके मन में होते हैं, आपके माइंड में बहुत अलग अलग। ठीक है, तो कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, और इन्होंने 3 चरण बताए, 3 चरण के 6 उपचरण हैं। तो जब हम अच्छे तरीकों से व्यवहार करना पसंद करते हैं, एक होता है इनका देखो, एक होता है यहाँ पर पूर्व पारंपरिक स्तर, ये पहला है। उत्तर पारंपरिक स्तर ये यहाँ पर 3rd नंबर का है, और पारंपरिक जो हाँ, और ये 2nd नंबर का है। ठीक है ना, पारंपरिक स्तर। एक होता है पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो इसमें ना इसके भी 2 चरण होते हैं। इसमें अच्छा लड़की, अच्छी लड़की, जब ये भी होता है ना कि भैया जो है लड़का ही कहता है कि मुझे अच्छा बनना है, गुड बॉय कहलवाना है सबसे, समाज से, घर परिवार से, फैमिली से,
तो यही है वो आपका। ओके, इसमें होगा पारंपरिक स्तर, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा? देखो, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो भैया अगर प्रॉब्लम है आपके सामने उसे आप सॉल्व करेंगे, उसके लिए तर्क वितर्क सारी चीज़ें बिल्कुल, तो उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, स्वतंत्र चिंतन और उन्हें हतोत्साहित करो और घोषणात्मक ज्ञान दो। उन्हें हतोत्साहित करना, घोषणात्मक ज्ञान निगेटिव टैग वर्ड से, क्या उन्हें कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करो, क्या उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना, क्या जो समस्या है तो बस उसका आंसर बता दो, उदाहरण दे दो कि यहाँ से पीछे बुक में दिया हुआ है, रट लो, ठीक है। नहीं, मानो कि बच्चे मैथ सॉल्व कर रहे हैं और मैथ्स के सम्स को वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो टीचर्स का दायित्व ये नहीं होना चाहिए कि गाइड के पीछे आंसर दिए हुए हैं वहाँ से टेप लो, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप उसे समझाइए, शाम पट पर आइए, बोर्ड पर आइए और उस क्वेश्चन को उतारें और क्वेश्चन को अच्छे से 1 बाय 1 यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाइए और पढ़ाइए, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट होगा जब आप समस्या समाधान कौशल को डेवलप करेंगे, उसके लिए आप बुद्धि का मंथन करेंगे, विचार विमर्श बिल्कुल, और कुछ भी चीज़ हो भैया कहाँ से उत्पन्न होगी, हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से, हमारे माइंड से, ठीक है ना, सारी चीज़ें, तो उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अनुभवात्मक अधिगम किस प्रकार बल देता है? तो अनुभवात्मक का मतलब होता है एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है, देखो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, बुरा है, या फिर किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस है, तो इस चीज़ को हमें बताना है। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखता है। नो, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण, कठोर नियंत्रण होने चाहिए, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? ओके, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? देखो, अनुभवात्मक जो अधिगम, जो हमारा एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल्स देखो कोई बंदा है और आपसे पूछता है कि बताओ आप जो है क्या कुछ जानते हैं, क्या आपको ये पता है, क्या वो पता है, बहुत सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब आपको कितना एक्सपीरियंस है, उसी बेसिस के आधार पर आप चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, बिल्कुल सही बात होगी ऑप्शन बी यहाँ पर, ठीक है ना। पुनर्बलन पर नहीं, आलोचना नहीं करनी है, प्रक्रिया के बजाय अधिगम पर, बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, बिल्कुल। देखो, टीचर्स और बच्चे दोनों का व्यवहार बेस्ट होना चाहिए, सुपर होना चाहिए, और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के बीच में दोनों ही एक्टिव होने चाहिए। अब ये नहीं कि टीचर्स एक्टिव है, बच्चे एक्टिव नहीं है, और बच्चे एक्टिव है, टीचर्स एक्टिव नहीं है। ओके, चलिए, सो सेशन कंप्लीट हुआ, और लास्ट क्वेरी तो हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगा वाकई ही, तो फटाफट सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।